Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Mani. And today our topic for discussion is research method in nutrition. HND 603 का पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक है हमारे पास, और इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली भी लेके चलेंगे। उसके अलावा अगर आपको मतलब एमफिल में रिसर्च के लिए जो भी टॉपिक्स या जिस तरह भी जो भी प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें देखी हैं, हाउ दे डिफर फ्रॉम नॉर्मल थिंग्स, तो उस चीज़ों को भी हम साथ में कवर करेंगे। ठीक है, ओके। सो रिसर्च मेथड इन न्यूट्रिशन इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, टाइप्स ऑफ रिसर्च है। ठीक है, उन अच्छा, वो मैं जैसे कैमरा चेक कर रहा था बच्चों को। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स न्यूट्रिशन के अंदर, क्या मेथड है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ रिसर्च। उसके अलावा जो भी प्रैक्टिकली अगर कुछ चीज़ें मुझे ऐडअप करनी पड़ी, बिकॉज आई हैव डन माई प्रेजेंटेशन, सेमिनार प्रेजेंटेशन, एंड आई हैव somehow डन और अबाउट टू डन माई synopsis टू। तो वो जो चीज़ें हैं, जो हाउ रिसर्च इज डन एट एम लेवल, उन चीज़ों को भी मैं इसके अंदर इंक्लूड करके आपको थोड़ा सा एक वाइडर एंगल से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, we have, let me just simply रिसर्च इज द प्रोसेस टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। किसी एक नए नॉलेज को डिस्कवर करने का, या फिर कोई एक ओके। सो रिसर्च एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम नया नॉलेज डिस्कवर करते हैं टू फाइंड आउट आंसर टू अ क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली होता है वो आपका रिसर्च पॉइंट, कि भाई ये हाल, ये मसला है। इसी वजह से जब भी आप एक रिसर्च स्टार्ट करते हो, वो आपको सबसे पहली चीज होती है भाई, पहला पढ़ के आओ, 100 आर्टिकल पढ़ें, एंड देन फाइंड आउट कि भाई रह क्या गया, अब क्या मसला है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गैप जो कि अभी फुलफिल नहीं किया जा सका, उसको आप एज अ क्वेश्चन प्रेजेंट करते हो। दिस इज अ क्वेश्चन। उसको फिर आप उसका आंसर ढूंढते हो, और वो आंसर ढूंढना आपकी रिसर्च होती है। इट इज एन एक्टिविटी दैट लीड्स अस टू फाइंड न्यू फैक्ट। नए फैक्ट्स फाइंड करेंगे, इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे, assisting us in verifying and the available knowledge, and in making us question things that are difficult to understand as per existing data। तो दो चीजें करते हैं हम रिसर्च के अंदर, हम दो चीजें करते हैं। जो एग्जिस्टिंग डाटा है, या तो उसको वैलिडेट करना है, भाई ये डाटा था, इसके ऊपर हमने फर्दर रिसर्च की, एंड वी आर सेइंग कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक थी या गलत थी। हमारे एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ठीक थी या गलत थी, दैट इज द रिसर्च टू। और उसके अलावा आप कहते हैं कि भाई नई चीज क्या पता लगी, कोई नया इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, दैट इज द रिसर्च टू। कि आप कहते हैं जी इन्होंने बताया कि ये काम करने से ये होता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इसके साथ और क्या क्या होता है। हम वो नई जो अदर अदर चीजें उसको डिस्कवर करेंगे, तो दैट इज अ न्यू नॉलेज। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, उसको वैलिडेट करना, क्यों सही है या गलत है। और दूसरा जो है नया नॉलेज जो है उसको फाइंड आउट करना। द वर्ड रिसर्च हैज टू पार्ट, री अगेन रिसर्च में फाइंड आ गया, which denote that we are taking up an activity to look into an aspect once again, or we want to look for some new information about something again। वही पहले वाला ही पॉइंट, कि या तो हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को दोबारा देख रहे हैं, उसको वैलिडेट करेंगे, या नई इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट करेंगे। इट इज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेसेस टू फाइंड बेटर वे टू डू थिंग्स and to reduce the effort being put into achieve an objective and identifying the validity of the target। इसके अंदर हम कोई ना कोई ऐसा बेसिक, कोई भी रिसर्च करने का पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड ईज, कोई ऐसा वे निकाल देना, कोई ऐसी नॉलेज की बात बता देना जिससे आगे का काम आसान हो जाए। ठीक है, लाइक अगर आपको कोई एक बीमारी है, उसका सोल्यूशन नहीं मिला, तो आप रिसर्च करेंगे व्हाट इज द कॉज, उस कॉज का सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन दैट केस द नेक्स्ट थिंग विल बी क्या होगा, कि अब अगले बंदे के लिए आसान हो गया काम करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या था, उस बीमारी को खत्म करना। ठीक है, या उस टारगेट क्या था कि उस बीमारी का सोल्यूशन फाइंड आउट करना। उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले उसका काज ढूंढ दिया कि इसकी वजह ये है। तो दैट इज योर रिसर्च, और आपका पर्पस भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया, कि अगले जो एक फाइनल स्टेप है, जो फाइनल गोल है, उसकी तरफ आपने एक आसानी पैदा कर दी। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड रिसर्च क्या होती है, कि ये हर बंदे को मतलब एप्लीकेबल होनी चाहिए। यूजुअली जो रिसर्च होती है दैट इज एप्लीकेबल। जनरलाइज का मतलब क्या होता है,
कि ये नहीं अभी एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में स्पेसिफिक बंदे पे आपने रिसर्च कर दी है और उसके बाद उस एक बंदे के मुताबिक आपने रिजल्ट दे दिया। इट मस्ट बी जनरलाइज। जनरलाइज का क्या मतलब है कि अगर आपने 100 लोगों को रिसर्च लिया है तो अगर उसी रिसर्च को किसी और बंदे पे एप्लीकेबल किया जाए, किसी और जगह पे उसको अप्लाई करने की कोशिश की जाए, तो वहां भी वो एप्लीकेबल हो। तो जनरलाइज रिसर्च क्या होगी? रिसर्च इज जनरलाइज का क्या मतलब है कि जितनी बार किया जाए, जितने सिनेरियोज में उसको किया जाए, इट शुड बी एप्लीकेबल। जनरलाइज हो उसी एक स्पेसिफिक बंदे पे। मैं जनाब सिर्फ निफ्सेट की पॉपुलेशन पे मैं एक रिसर्च करके कह देता हूँ कि ये जनाब पाकिस्तानी लोग इस तरह के हैं, ठीक है। या मैं सिर्फ जो है हमारे जूनियर्स के ऊपर रिसर्च करके कहता हूँ भाई सारा पाकिस्तानी निकम्मा है, ठीक है। तो जूनियर्स की बेस पे पूरे पाक को गंदा करना इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। हम उसको क्या कहते हैं कि भाई जनरलाइज होती है जो आप पूरे एक आपको फिर पता हो कि वैलिड सैंपल लिया है, आपने जो टारगेट ग्रुप सेलेक्ट किया है, दैट इज इनफ वैलिड टू वैलिडेट दैट योर पॉइंट के पूरा पाकिस्तान। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यूजुअली निफ्सेट के बच्चे, आप सिर्फ एचएनडी के बच्चों के बेस पे ये कह सकते हो कि आपने कुछ रैंडम बच्चे लिए निफ्सेट के अंदर से और आप उसके मतलब पूरे निफ्सेट के मतलब एक एजम्पशन दे देते हो, दैट इज योर लोअर लेवल रिसर्च। आप एक यूनिवर्सिटी को एक पूरा टारगेट ग्रुप बनाते हो, यूनिवर्सिटी में आपने कुछ बच्चे लिए तो आप यूनिवर्सिटी के मतलब एक एग्जामेशन दे देते हो, ठीक है। स्टिल इन दैट केस अगर आप सिर्फ निफ्सेट से पॉपुलेशन लेके पूरी यूनिवर्सिटी के मतलब एग्जामेशन दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू टेक सैंपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स। तो इसके इसलिए कहते हैं कि रिसर्च इज जनरलाइज कंट्रोल्ड। कंट्रोल ये होती है कि आप इसके अंदर कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, हर चीज को फ्री नहीं छोड़ देते, नॉर्मली नहीं रखते। लाइक अगर आपको आपको ये चेक करना है कि भाई चिया सीड्स जो हैं वो ओबेसिटी कम करते हैं या नहीं करते, तो यू हैव टू टेक ओबेसिटी पर्सन। तो एक कंट्रोल आ गया कि भाई 20 लोग लेने हैं, और दूसरा यू हैव टू गिव देम चिया सीड्स। और अदर तीसरी आप चेक करना चाहते हो कि भाई इन पे ओबेसोजेनिक जो मेडिसिन होती हैं, सॉरी ओबेसिटी रिडक्शन वाली जो मेडिसिन होती हैं, उनका कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। तो वो चीजें भी उसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी। तो कंट्रोल्ड पॉइंट होते हैं, ठीक है। रिगरस, बार बार की जाने वाली, जो कि बार बार की जा सके। रिसर्च इज समथिंग जो कि बार बार की, हर बंदा उसको रिपीट कर सके। ये नहीं कि आपने कर दिया दूसरे के लिए करना ही पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो रिसर्च इज रिगरस, एम्पेरिकल सिंपल होती है, ठीक है, कि इट शुड बी सिंपल, आसान समझ में आने वाली, ठीक है। रिसर्च शुड बी सिंपल एंड एम्पेरिकल, के समझ में आए अगले बंदे के। सिस्टमेटिक होती है, ऐसी बेतुकी सी नहीं। एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हो कि पहले ये होगा, फिर ये स्टेप पे जाएंगे, फिर इस स्टेप से होंगे, फिर इस स्टेप पे होंगे, दैट इज सिस्टमेटिक पॉइंट। देन वी हैव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है कि भाई आप जो रिजल्ट्स निकालेंगे, दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। तो रिलायबिलिटी रिसर्च के ऊपर होती है, ठीक है। वैलिडिटी होती है, वही सेम पॉइंट है, ठीक है। एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस। एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इसकी एक हाइपोथेसिस होती है जिसकी बेस पे एक पूरी रिसर्च की जाती है। हाइपोथेसिस क्या होती है? जैसे मैं कहता हूँ कि चिया सीड्स के मतलब एक हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे, चिया सीड्स और ओबेसिटी का अगर हम एक लिंक बनाते हैं, तो व्हाट विल बी द हाइपोथेसिस कि चिया सीड्स में रिड्यूस द ओबेसिटी, ठीक है, और में रिड्यूस वेट। दैट इज एन हाइपोथेसिस कि भाई मैं ये चेक करूंगा कि चिया सीड जो है वो वेट रिडक्शन करती है या नहीं करती, तो इसकी हाइपोथेसिस क्या बनेगी? चिया सीड्स में रिड्यूस हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी कि चिया सीड विल नॉट, विल रिड्यूस हाइपोथेसिस आपकी हाइपोथेसिस होगी। अल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा? इट विल नॉट रिड्यूस वेट गेन, ठीक है। तो ये दो हाइपोथेसिस बनती हैं, ठीक है। एनालिटिकल एंड एक्यूरेसी। एनालिटिकल होती हैं कि पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी वाला पॉइंट तो हमें समझ आ गया ना कि इसके अंदर जो है वो रैंडमाइजेशन इज रिलायबल पॉइंट, ठीक है, कि आपने सैंपल मर्जी से नहीं उठाए, आपने एक रैंडमाइजेशन, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए सैंपल्स उठाया जिन पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। तो दैट इज रैंडमाइजेशन से आपकी रिलायबिलिटी बढ़ती है। एक्यूरेसी क्या है कि आपने जितने भी एनालिटिकल मेथड अगर कोई इस्तेमाल किए हैं, लाइक आपने कोई अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर दी है, फॉर एग्जाम्पल कार्ब प्रोटीन फैट फाइंड किया किसी फूड सैंपल का, या आपने वैसे रैट पे कोई रिसर्च की है, तो दैट शुड बी एक्यूरेट, ठीक है। क्रेडिबिलिटी होती है। एंड क्रिटिकल, क्रिटिकल होता है कि जो प्रॉपरली एक प्योर थिंकिंग पे हो, ठीक है। आप क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ, आप एग्जैक्ट पॉइंट बताएं रिसर्च में, देखो भाई ये इसने इस तरह किया, मैं विल, वेरी, बहुत ज्यादा नहीं। रिसर्च ये नहीं मानती, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत कम। रिसर्च कहती है गिव द पॉइंट, इतने परसेंट ज्यादा, इतने परसेंट कम, 1.9% ज्यादा, 1.8%, ये नहीं कि बहुत ज्यादा थोड़ा सा इम्पैक्ट, वेरी फ्यू इम्पैक्ट, इस तरह नहीं। रिसर्च कहती है कि शो द एग्जैक्ट पॉइंट, क्रिटिकल, अपनी उन
पॉइंट्स में जो है ना वो बी वेरी प्रिसाइज एंड बी वेरी एक्यूरेट इन दोज पॉइंट्स, ठीक है। उन फिगर्स में, उन नंबर्स में, उन अपने जो क्लेम कर रहे हो उनमें जो है ना वो बी वेरी प्रिसाइज। ओके, नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ रिसर्चेज। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेज होती हैं। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द पर्सपेक्टिव अंडर विच रिसर्च एक्टिविटीज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड। डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं रिसर्च, ठीक है। कैटेगराइजेशन डिपेंड करती है 3 पॉइंट्स पे। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च स्टडी, कि जो आप रिसर्च कर रहे हो वो अप्लाई कहाँ पे होगी, ठीक है। दो तरह की हो सकती हैं, शायद आगे टाइप्स आए भी, हम वहाँ पे देख लेंगे इसको। दूसरी जो हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्टिव इन अंडरटेकिंग द रिसर्च, कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। आपके जो ऑब्जेक्टिव है, आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, वो। और थर्ड आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंक्वायरी मोड, कि आप किस तरह क्वेश्चनिंग किस तरह करोगे, जो भी आप लाइक जो अपने सोल्यूशन निकालने हैं या जो भी अपने डाटा इकट्ठा करना है, इन दैट फॉर्म वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है। आप पर्सन से जाके पूछ सकते हो, पूछोगे। आप रिसर्च से खुद रिसर्च करते हो और वहां से क्वेश्चन मतलब डाटा लोगे, लाइक आप रैट्स पे रिसर्च कर रहे हो, तो यू डोंट नीड पीपल फॉर दैट, विल गो टू देयर, और आप उनको खुद एक्सपेरिमेंट करोगे, खुद से डाटा लोगे। तो मोड ऑफ इंक्वायरी आल्सो डिफाइन द टाइप ऑफ रिसर्च। इन तीनों बेसिस पे, इन तीनों क्राइटेरियाज के ऊपर डिपेंड करते हुए देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि इन क्राइटेरियाज पे बेस करते हैं। पहली जो है वो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, प्योर बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च। आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये लैब वर्क होता है, वो सारी रिसर्च जिसके अंदर आप कोई नया टूल, कोई नया टेक्निक जो है वो उसको डिस्कवर करते हो, ठीक है। कोई नया मेथड, कोई नई टेक्निक, कोई नया नॉलेज डिस्कवर करते हो। A research activity taken up to look into some aspect of a problem or an issue for first time is termed as basic or pure। पहली बार आप वो काम कर रहे हो तो you don't go to the population people, you do that in real in lab। तो भी थोड़ा बहुत लेवल पे चेक किया हुआ क्या था। It involved developing and testing theories। आप एक थ्योरी आ गई, आप नई थ्योरी देना चाहते हैं या आप कोई ऑलरेडी बनी हुई थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हैं, तो यू स्टार्ट दैट फ्रॉम लैब। तो उसको कहते हैं या हाइपोथेसिस वगैरह को दैट आर इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग टू रिसर्चर बट मे और मे नॉट हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एट प्रेजेंट टाइम और इन फ्यूचर। लाइक कोई ऐसी चीज जो कि क्या, मतलब रिसर्चर को कह रही है कि भाई तुम इसको सर्च आउट करो, इस पर काम करो, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। कोई ऐसा मसला जो लैब में उसको चेक करने, लाइक वो कह रहा है कि यार, मैं आसान मैं बताता हूँ। फैट एनालिसिस कर रहे हैं हम, फैट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक रिसर्चर कह रहा है यार इसमें 4 घंटे लग रहे हैं, इसका कोई आसान तरीका, कोई आसान हल, कोई शॉर्टेड वे। अब उस वे की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है नहीं है, वो बात की बात है, ठीक है। हो सकता है हो हो भी सकती है उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं भी हो सकती। एक रिसर्चर के लिए नहीं, एक पब्लिक के लिए, ठीक है। आपने वहां पे आप उसको देख लो कि यार मैं इसका कोई नया तरीका ढूंढूं, ठीक है, तो दैट विल बी अ बेसिक रिसर्च, जिसमें आप नया कोई मेथड फाइंड कर या कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो। उसकी एप्लीकेशन हो ना हो, इतनी वाइड एप्लीकेशन नहीं है। इसकी जगह अगर आप एक बीमारी का हल ढूंढते हो, तो दैट हैज अ ह्यूज पब्लिक एप्लीकेशन। तो बहुत सारी आवाम जो है वो उस डिजीज से सफर कर रही है, तो दे विल गेट अ सोल्यूशन। वो होती है इसकी सेकंड टाइप, जो कि अप्लाइड रिसर्च होती है। तो बेसिक में यू फाइंड आउट अ वे, अ न्यू मेथड, अ न्यू टेक्निक। The knowledge produced through pure research is sought in order to add to existing body of research method। और इसमें आप जो मेथड है, जो ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज है, उसमें आप न्यू नॉलेज ऐड कर देते हो। प्योर रिसर्च इज थ्योरेटिकल बट हैज अ यूनिवर्सल नेचर। इट इज मोर फोकस इन क्रिएटिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रेडिक्शन फॉर फर्दर स्टडीज। इसके अंदर आप नॉलेज बनाते हो, आप डेवलप करते हो, भाई ये हमने जो है ना वो नया नॉलेज बनाया। ये अगर मैं इस प्योर को, जो इसकी सेकंड टाइप है वो है हमारी अप्लाइड है ना, तो प्योर और अप्लाइड का अगर बेसिक डिफरेंस आपको बताना चाहूँ, तो प्योर जो है वो होती है कोई नया नॉलेज, कोई नया इंस्ट्रूमेंट, कोई नई बात बताने के लिए, मतलब नई बात बतानी है सिर्फ। जो अप्लाइड रिसर्च होती है, जो कि इसकी सेकंड टाइप है, वो होती है कि कोई अप्लाई करना है आपने, और मार्केट में जाना है, अवाम के पास जाना है, पब्लिक में जाना है, और पब्लिक पे उसकी एप्लीकेशन जो होगी, ऐसी कोई भी रिसर्च जिसकी पब्लिक एप्लीकेशन अवेलेबल है, दैट विल बी प्योर अप्लाइड रिसर्च, एप्लीकेबल जो होती है, ठीक है। तो लैब वर्क को हम यूजुअली प्योर वर्क, प्योर रिसर्च कह देते हैं। और जो हमारी पब्लिकली आप जाके करते हो, या जो जिसकी पब्लिक में एप्लीकेशंस होती हैं, उसको आप कह देते हो अप्लाइड रिसर्च।
Applied research is done on the basis of pure or fundamental research to solve specific practical question for policy formulation, administration and understanding of a phenomena. मतलब प्योर रिसर्च हो गई, उसने एक नॉलेज दे दिया, उस नॉलेज को अब आपने किसी एंगल से अप्लाई करना है ऑन द अदर पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन इन पब्लिक एप्लीकेशन उसके निकालने हैं, तो वो हो जाएगी आपकी अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लोरेटरी बट इज यूजुअली डिस्क्रिप्टिव। एक्सप्लोरेटरी हो सकती है अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी हो सकती है, मतलब कि नया नॉलेज भी मिल सकता है आपको पब्लिक में अप्लाई करते हुए। किसी भी स्पेसिफिक, आपने एक स्पेसिफिक टेक्निक बना ली या एक स्पेसिफिक मेथड आपने डेवलप कर लिया, वो आपने डेवलप किया है बेसिक रिसर्च से। जब आप उस मेथड को, उस नए नॉलेज को जो है वो अप्लाई करोगे या इम्प्लाई करोगे ऑन जनरल पॉपुलेशन, तो उस केस में उस वो बन जाएगी अप्लाई। अब इस अप्लाई करने के दौरान आपको नया मेथड, नई नॉलेज भी डेवलप हो सकती है, मतलब मिल सकता है, तो वो उस केस में ये हो जाएगी एक्सप्लोरेटरी। अदरवाइज द बेसिक पर्पज ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव। यूजुअली डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है कि जो बेसिक में आपने मेथड या टेक्निक या नॉलेज डेवलप किया था, बनाया था, उसकी अब एक्सप्लेनेशन लेनी है कि भाई उसका एक्चुअल में यूज क्या है, उसका आगे पर्पस क्या निकला, उसकी जो डिटेल है वो आप निकालते हो। ठीक है, द पर्पस ऑफ डूइंग सच रिसर्च इज टू फाइंड सोल्यूशन टू एन इमीडिएट इशू, सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड लुकिंग इनटू द फ्यूचर एडवांस। मतलब क्या है कि आपने लोगों, जो करंट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। लोगों में एक इशू था, आप बेसिक के मुताबिक आपने एक बेसिक नॉलेज से आपने एक नॉलेज डेवलप कर लिया। ठीक है, कि भाई ये इशू बड़ा फैल गया, डायबिटीज बहुत फैल गया, ये आपने बेसिकली से आपने फाइंड कर लिया। या आपने ये देख लिया बेसिक नॉलेज में कि डायबिटीज का मैकेनिज्म जो है, जो डायबिटीज की पैथोफिजियोलॉजी है वो ये है, वो आपकी बेसिक रिसर्च होगी। ठीक है, अब आपकी ये पब्लिक हेल्थ नहीं है ना, मतलब आप लोगों को जाकर बताओ भाई इस तरह ये मैकेनिज्म हो रहा है जिसकी वजह से डायबिटीज फैल रही है, पीपल हैव नो कंसर्न अबाउट दैट। ठीक है, वो कुछ साइंटिस्ट का कंसर्न हो सकता है, पब्लिक कंसर्न नहीं होता। लेकिन हाँ, उसकी बेस पे आप नया सोल्यूशन डेवलप करते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, दिस इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड अज्यूमिंग दैट वेरिएबल शैल नॉट चेंज। और इसकी बेस पे आप एक सोल्यूशन देते हो, अज्यूमिंग दैट वेरिएबल विल नॉट चेंज का मतलब है कि और फैक्टर इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब आपने देख लिया कि डायबिटीज इस वजह से हो रही है, तो इसका ये सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन आप जब अप्लाई करते हो वो आपकी बन जाती है अप्लाइड रिसर्च। लेकिन इस टाइम पे आप ये अज्यूम कर रहे हो कि वेरिएबल विल नॉट वेरी, कि मतलब कोई और फैक्टर नहीं इंक्लूड हो जाएगा। लाइक ओबेसिटी भी आ गई, ओबेसिटी ने भी अपना एक डायबिटीज से लिंक बना दिया, आपने किसी एक स्पेसिफिक चीज से डायबिटीज का लिंक बनाया था, ओबेसिटी आ गया, कोई शुगर इनटेक, अदर फैक्टर्स आ गए, तो अब इन अदर फैक्टर्स के अदर सॉल्यूशंस होंगे, ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। मतलब एक बंदा है जो आप उसमें कहते हो कि भाई फर्ज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से नहीं भी डायबिटीज होती है। ठीक है, आप स्मोकिंग को रोकते हो, स्टिल डायबिटीज हो रही है, क्यों? क्योंकि अब अदर फैक्टर्स आ गए, ओबेसिटी आ गई, वो आपने कंसीडर ही नहीं किया अपनी रिसर्च में। जो है शुगर इनटेक आ गया, वो आपने कंसीडर ही नहीं किया था अपनी रिसर्च में। तो अदर वेरिएबल, जितने भी आप वेरिएबल कंसीडर कर रहे हो, दे शुड नॉट चेंज फॉर दैट स्पेसिफिक रिसर्च। यूजुअली प्रैक्टिकल केस में चेंज होते हैं, तो यू हैव टू कंसीडर ऑल द फैक्टर्स। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, तो ये कहता है कि ये जो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बात कर रहे थे, आप दो चीजों की बात कर रहे थे, चिया सीड्स और ओबेसिटी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो हमने चिया सीड और ओबेसिटी को देखना है, उसके साथ फिर अदर जो फैक्टर हैं, लाइक अगर कोई मेडिसिन वो बंदा खा रहा है, उसकी डाइट क्या है, दीज आर द फैक्टर्स टू। अगर आपने इनको कंसीडर करते हुए अपनी बात की थी, तो आप थ्रू आउट योर रिसर्च इनको कंसीडर करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने सारे फैक्टरों को कंसीडर नहीं किया, तो योर रिसर्च मे वेरी। आगे आगे आने वालों के लिए, अगले रिसर्चर के लिए नाउ हैव अ पाथ कि वो उन बाकी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए दोबारा से रिसर्च को क्या करें, स्टार्ट करें। क्लियर है इतना? सात स्लाइड क्लियर हैं आप लोगों को? तो बेसिकली इनका की डिफरेंस क्या हो गया कि बेसिक जो रिसर्च है वो न्यू नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज को बढ़ा रही है, उसमें ऐड कर रही है। जबकि अप्लाइड रिसर्च जो है वो साइंटिफिक जरिए जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व आउट करने में हेल्प कर रही है। बेसिक रिसर्च प्योरली प्रैक्टिकल, बेसिक प्रैक्टिकल होगी, आप पेपर पब्लिश कर रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है कि वो सोल्यूशन दे रही है। दिस एप्लीकेबल बेसिक रिसर्च इज ग्रेटर देन द अप्लाइड रिसर्च। जो एप्लीकेशन है बेसिक रिसर्च की वो ज्यादा है, इन द सेंस दैट द फॉर्मर इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, वेयर द लेटर कैन बी अप्लाइड टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर विच इट इज कैरिड आउट। मतलब क्या है कि आप बेसिक रिसर्च में एक नया मेथड डेवलप करते हो, तो हो सकता है वो 10 बीमारियों में वही मेथड इस्तेमाल होना हो। ठीक है, आप एक ऐसी मशीन डेवलप करते हो कि जो 10-12 बीमारियों का सोल्यूशन दे सके। बेसिक रिसर्च आप भी ऐसा नॉलेज डेवलप करते हो जिससे बहुत सारे और रास्ते निकल आए। ठीक है,
तो वो जो है बेसिक रिसर्च क्या है, यूनिवर्सल है, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हो सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाइड रिसर्च है जो है ये वेरी करेगी, लाइक पाकिस्तानी पॉपुलेशन में डायबिटीज का और सोल्यूशन निकाल सकते हो, यूएस पॉपुलेशन में जाओगे तो डायबिटीज का सोल्यूशन जो है वो कोई और होगा, ठीक है। तो वेरी कर जाते हो, अप्लाइड रिसर्च इज नॉट दैट मच यूनिवर्सल जैसे कि जितनी की बेसिक रिसर्च है। ओके, तो बेसिकली आई शुड हैव आस्क्ड एट दिस पॉइंट कि इज दैट ओके, आर यू क्लियर अबाउट दिस? इतना क्लियर है आप लोगों को? इफ आई कैन सी द चैट, यस, नो, नो वन टेक्स्टेड, एज यूजुअल सो रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वो होती है जिसके अंदर आप एक पॉपुलेशन को, सिचुएशन या किसी भी फिनोमेना की मजीद डिटेल देते हो, मजीद उसको डिस्क्राइब करते हो, उसका सॉल्यूशंस देते हो, ठीक है। इट इज यूज्ड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ हु व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। आपने एक रिसर्च क्वेश्चन ढूंढ लिया, एक प्रॉब्लम ढूंढ ली, ठीक है, अब उसका आपने हु ढूंढना है। हु कौन होता है कि उससे अफेक्ट कौन हो रहा है, बट who is affected, yeah, who is the target of that problem or that research question, what is the actual research question, मसला क्या है, मसला क्या है और कौन उस मसले से अफेक्ट हो रहा है, when, कब हो रहा है, किस स्पेसिफिक, कोई एक स्पेसिफिक सीजनल है या फिर ओवरऑल है, ठीक है, दिन का मसला होता है, रात का मसला होता है, ओवरऑल एक पूरे पॉपुलेशन का मसला चल रहा है, व्हेन, कब से हो रहा है, ये भी इसमें आ जाएगा, वेयर, किस एरिया में हो रहा है ये प्रॉब्लम, दैट इज अ कंसर्न टू, एंड हाउ, और कैसे हो रहा है। ये सारे पांच क्वेश्चन जो है जिनका जब आप आंसर देते हो तो दैट बिकम अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि अगर आप एक पॉइंट के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न में आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की क्या है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, कोई मैनिपुलेशन, कोई वेरिएबल, कुछ नहीं आप कर रहे, आप कोई भी नई चीज कोई अपनी तरफ से नहीं कहते कि भाई ये दो स्पेसिफिक फैक्टर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, या मैं जो मेरे पास पाँच सात या दस या जो भी 100 रिसर्च जो मेरे पास सैंपल है उन सारों को मैं चिया सीड्स दूंगा, नो। दो, आप नॉर्मली जो पीपल अपने एक पॉपुलेशन आपने ले ली, भाई निफ्सैड के बच्चे हैं आपने ले लिए हैं और वो सारे के सारे निकम्मे हैं, तो ये एक ऑलरेडी चीज है, मतलब मैं आपको वैसे एग्जाम्पलरी तौर पर समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा आप चीजों को समझो। ये सारे के सारे अब जो भी हैं जैसे भी हैं वो रिसर्च करें, बेच आज हम चेंज कर लेते हैं, शिक्षा के बच्चे जी बहुत ज्यादा होनहार है, मेहनती बच्चे हैं, ठीक है, तो इन दैट केस अब ये ऑलरेडी बनी बनाई चीज है, आपने बीच में सेलेक्ट नहीं किया, आपने वो ऑलरेडी चीज है, लेकिन होनहार होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि हम उन्हें निकम्मा बनाए, ठीक है, मतलब हम नहीं बनाए, वो खुद से बने होंगे। तो अब इसमें व्हाट, हु, या हम कोई ये कह दें कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन डायबिटिक है, तो अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, हु कौन है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, व्हेन व्हाट क्या है, डायबिटिक है, व्हेन कब से है, भाई ये पिछले 10-12 साल में बहुत ज्यादा फैला है, वेयर कौन कहाँ कहाँ पे है वो आप बता दोगे भाई इन एरियाज में ये इशू ज्यादा फैला हुआ है, एंड हाउ और कैसे है, ड्यू टू देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जितने भी इसके कॉजेज हैं वो आप दोगे तो इट इज ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ऑलरेडी अवेलेबल पॉपुलेशन, ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन आप उसके मतलब डिटेल्स दे रहे हैं। देन वी हैव क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, इसमें न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव डाटा वर्ड्स की फॉर्म में जो डाटा होगा दैट विल बी क्वालिटेटिव। कंटेक्चुअल फोकस, ये फोकस करती है व्हाट रेदर देन व्हाई और हाउ, ज्यादा इसका जो फोकस है वो क्या है, मसला क्या है उसकी डिटेल बताना, क्यों हो रहा है ये नहीं हम बताते, ठीक है, क्यों के लिए फिर हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, भैया कॉज क्या है, असल वजह क्या है, अंदर मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए हमें फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव सिर्फ ये बताती है भी है क्या, रोला क्या है, इशू क्या है, ठीक है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन जो है ये थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया था, इसकी बेस पे बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्प्लॉयज मेथड फॉर डाटा कलेक्शन इंक्लूडिंग सर्वेज हैं, क्वेश्चनर हैं, इंटरव्यू करते हैं, आप लोग कर चुके हो, ऑब्जर्वेशन हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल सेटिंग, कि आप बगैर किसी चीज को छेड़े आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, आपको अगर पता लगा कि निफ्सट के बच्चे जो हैं वो ये एक निफ्सट की जो पॉपुलेशन है उनमें एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक पाई जाती है, फर्ज कर लें वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो अब आप उनको बगैर उनमें कोई मैनिपुलेशन किए, उनमें बगैर कोई चेंज किए, या उनको डाइट के अंदर चेंज या उनकी रूटीन के अंदर बगैर चेंज किए, यू जस्ट ऑब्जर्व देम एंड यू फाइंड आउट द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल ऑफ दोज हैव,
जिससे उनमें ये एक स्पेसिफिक करेक्टर पाया जा रहा है। इसी तरह आपने डायबिटिक लोग लिए, एक पॉपुलेशन में आपको पता लगा बहुत ज्यादा डायबिटिक हैं, यू जस्ट वेंट देयर और आपने वहां पे ऑब्जर्व किया, उनमें कोई चेंज नहीं लेके आनी, और उससे आपने ये फाइंड आउट करना है भी असल वजह क्या है, इनमें क्या कौन सी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये सारे डायबिटिक हैं। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि जो पहले से डाटा पड़ा हुआ है आप उसमें देख लो भी इनमें 2 4 साल पहले रिसर्च हुई थी एंड दे फाउंड आउट अ हाई शुगर इनटेक, तो वहां से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि भाई डायबिटीज हो सकती है। नेक्स्ट, कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशन स्टडी बेसिकली नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, इसमें रिसर्चर जो है वो टू वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करता है और उसके दरमियान स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप फाइंड करता है विद नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बगैर कोई अदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल के इन्फ्लुएंस के। मेन पर्पस क्या था कि पॉजिटिव कोरिलेशन, बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि मतलब स्टैट लगाता है, आपके पास दो वेरिएबल पड़े हैं, उनका डाटा ऑलरेडी पड़ा है, आप उन पर स्टैट लगाते हो, तो स्टैट रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। जिस तरह कहते हैं कि इंक्रीज स्टडी टाइम एंड हायर ग्रेड, कि अगर स्टडी टाइम बढ़ाते जाएंगे तो ग्रेड बढ़ते जाएंगे, तो इसके ऊपर स्टैट लगानी है कि कितना रिलेशन है, कितना सिग्निफिकेंट रिलेशन है, या बस ऐसे बेतुका सा रिलेशन है, नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशन है, वो फिगर्स में वैल्यूज आती हैं, 1.2 इस तरह करके वैल्यूज आती हैं। नेगेटिव को रिलेशन क्या है कि एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा, कि अगर आप स्क्रीन टाइम बढ़ाओगे तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये भी रिलेशन फाइंड किया गया है। नो को रिलेशन के भाई कोई भी ताल्लुक इन दो चीजों के अंदर नहीं है, लाइक आप कह दो कि स्क्रीन टाइम और डायबिटीज के अंदर कोई ताल्लुक है, तो देर इज नो रिलेशन इन दैट, मतलब आप एक रिलेट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उस केस में नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन स्टडी आर डन टू फाइंड आउट रिलेशन। एडवांटेज क्या आता है कि उन जो वेरिएबल को स्टडी करने में हेल्पफुल होता है, डेटा एथिकली मैनिपुलेटेड नहीं किए जा सकते। एथिकली मतलब आप उनमें किसी में डायबिटीज आपने स्टडी करनी है, यू कैन नॉट इंड्यूस डायबिटीज इन दैट, ठीक है, एथिकली पॉसिबल नहीं है, तो उनमें आप अगर आप उन्हें वैसे रिलेशन देखना है तो यू कैन डू दैट। अब अगर आपने किसी का स्क्रीन टाइम कम करना है तो आप उसके घर तो नहीं जाओगे, हाँ उसको समझा लोगे तो वो और चीज है, लेकिन स्टिल थिंग्स आर डिफरेंट। ऑलरेडी आप उन लोगों को लोगे जिनमें ऑलरेडी स्क्रीन टाइम ज्यादा है, और उनमें आप इस चीज को चेकआउट करोगे भाई उनमें फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, उससे आपको दोनों चीजें रिलेशन करने में मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं, आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, आप किसी को नहीं कह रहे फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करें या स्क्रीन टाइम कम करें या स्क्रीन टाइम इंक्रीज करें, दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट, यू टुक दोर स्पेसिफिक पीपल और उनमें आपने स्टडी कर ली, ठीक है। बाकी भी आगे वाली बातें भी इसी तरह की हैं, आगे चलते हैं बिकॉज वी हैव शॉर्ट इन टाइम। मुझे थोड़ा सा क्लीप होना पड़ेगा। सॉरी 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 सॉरी, 14 नंबर स्लाइड है ना हमारी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इट इज द रिसर्च whose primary purpose is to explain why event occur। अब पहले वाली क्या थी, जो डिस्क्रिप्टिव थी वो वाई नहीं बता रही थी, वो व्हाट बता रही थी। जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है ये कहेगी वाई, क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये बताती है कि जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है डायबिटीज अगर फैली हुई है तो क्यों फैल रही है, उसका कॉज फाइंड करना क्यों, ठीक है, टू फाइंड आउट दैट वाई। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ओवर 100 रॉक टू फाइंड पर हैव वन और टू प्रीशियस जेमस्टोन, मतलब आपके पास 100 वजूहात हैं, आपको पता है ये इसकी वजह से डायबिटीज होती है, इसकी वजह से भी होती है, इसकी वजह से भी होती है, इसकी वजह से भी होती है, यू नो ऑल द कॉजेज। अब आपने देखना है इस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कौन सा ऐसा स्पेसिफिक कॉज है जो कि डायबिटीज कॉज कर रहा है, तो एक्सप्लेनेटरी है। Explanatory survey research made to look into the factor that contribute to customer satisfaction and determine relative weight of each factor। और मतलब वो देखता है कि भाई उन्हें डायबिटीज के 4 कॉजेज थे, तो वो देखता है कि सबसे ज्यादा किसने अफेक्ट किया, उससे कम किसने किया, उससे कम कौन इसका कॉज है, उससे कम इफेक्टिव कौन सा कॉज है। तो आपने एक वेटेज बना ली, तो उससे आपको पता लगेगा कि भाई सबसे मेन फैक्टर कौन सा है और हमने किसको टारगेट करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर मिलती है। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो एक उस उन प्रॉब्लम के मतलब होती है जो कि क्लियरली आइडेंटिफाई अभी नहीं हो पाई, जिनके अंदर अभी एम्बिग्यूटीज हैं, जिनके अंदर अभी कुछ इश्यूज एंड कंसर्न्स हैं कि भाई अभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। क्वालिटेटिव रिसर्च होगी जिसमें हमें एक टॉपिक या कोई भी एक फिनोमेना हो रहा है, लाइक शुगर इंटेक से डायबिटीज हो रही है, अगर क्लियर नहीं है अभी क्यों हो रही है, तो
तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। नई चीजें, नई डेस्टिनेशन, नया फूड मैकेनिज्म आपने फाइंड आउट करना है, तो दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। In the subjective term, exploratory research is conducted to find out solutions for a problem that has not been studied more clearly. It tended to establish priorities, develop operational definitions, and improve the final research design. मतलब क्या है कि आपने एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सिर्फ इसी वजह से करनी है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है या कोई चीज अनक्लियर है उसके मतलब कभी कंफ्यूजन है, तो उन कंफ्यूजन को आपने पकड़ना है, दूर करना है, कंफ्यूजन के सोल्यूशन या कंफ्यूजन के आंसर्स निकालने हैं। तो योर रिसर्च विल बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और इससे आप अपने रिसर्च डिजाइन को मजीद बेहतर कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई एक मैकेनिज्म पढ़ना है तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड चाहिए, आप किस तरह उसको लेके चलोगे। आपके कुछ ये अगर आपने कहना है कि भी मैंने डायबिटिक पढ़ना है तो डायबिटीज इंड्यूस करवाओगे तो किस तरह करवाओगे, अगर रैट्स पे स्टडी करनी है तो रैट्स में कैंसर इंड्यूस करवाना है तो किस तरह करवाओगे। आपको अगर नहीं पता, वैसे हमें पता है ठीक है जो रिसर्च करता है, लेकिन अगर नहीं पता तो यू विल फाइंड आउट फर्स्ट दिस वे ऑफ इंड्यूसिंग कैंसर इन द माउस। ठीक है, तो ये आपका जो इंड्यूस करने वाला जो एक नई आपकी मेन रिसर्च नहीं है, बट आपका रिसर्च डिजाइन करने के लिए दिस इज नेसेसरी, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगी। देन देयर इज मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप। इंटरव्यू हमने देख लिया, वन ऑन वन भी हो सकते हैं, ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, आप खुद से ऑब्जर्व करो नेचुरल सेटिंग में, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और लिटरेचर रिव्यू, जिस तरह हम एक रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं कि ऑलरेडी प्रेजेंट जो आर्टिकल्स होते हैं उनको दोबारा से स्टडी कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट 17 स्लाइड पे है फ्लेक्सिबिलिटी, एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आप नई डायरेक्शन, नए इंसाइट्स, आपको नया नॉलेज मिलता है, तो आप उसके मुताबिक अपनी रिसर्च को चेंज भी कर सकते हो। तो भाई ये असल में मेरा मेरा मुझे लगता था ऐसे होता है, बट आई फाउंड आउट कि ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इस वजह से मैं अपने रिसर्च डिजाइन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। रिच डाटा, आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि आप एक बहुत छोटे से टॉपिक पे अच्छी तरह स्टडी कर रहे हो, अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो टू फाइंड आउट द बेसिक थिंग। ठीक है, तो इसलिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, और इससे आपको नए आइडियाज मिलते हैं। जब आपको नई चीज मिलती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर, तो यू गॉट सम न्यू आइडियाज टू वर्क ऑन। ठीक हो गया। ओके, वेयर इज द कर्सर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड के अंदर दो तरह की हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होती है कि जिसके अंदर आप प्रॉपरली एक क्वेश्चनर होता है, आपको पता है कि मैंने कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछने हैं, दैट विल बी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है, इसमें पहले से पता होगा कि पहले ये क्वेश्चन है, फिर ये है, और फिर ये होगा, फिर ये क्वेश्चन होगा, तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है, फॉलोइंग अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टेप और प्रोसेस, आपको ऑलरेडी आपने लिखा होगा पहले ये स्टेप है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जबकि जो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, आप देख लीजिएगा किस किस फील्ड में ये अप्लाई होती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है वो मैं आपको बता दूं पहले ताकि मीटिंग एंड हो जाए। इसके अंदर कोई भी आपके पास ऑलरेडी जो है ना, वो आपके पास कोई लिखे लिखाई चीज नहीं है, यू जस्ट नो द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कि मैंने इस तरह स्टार्ट करना है, और उसके बाद बेस्ड ऑन द आंसर, बेस्ड ऑन न्यू नॉलेज जो कि आपको साथ साथ मिलता है, आप अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करते जाते हो, आप अपनी रिसर्च को मॉडिफाई